मैंने कहा अच्छा बैठो, बाद में बात करेंगे। राह चलते मुझको सुनना पड़ रहा था, चारों तरफ सुनना पड़ रहा था। तो मुझको लगा कि जब लोग बोल रहे हैं और जिम्मेवारी मेरी है, उस काम से मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन जनता का यह मानना है कि 2010 में जनादेश आपको हम लोगों ने दिया था, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी और हमारे साथी, हमारे तो बहुत सारे साथी जो नेतृत्व की पंक्ति में है, वो तो बीच बीच में बराबर कहते रहते थे, लेकिन मैं इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देता था। लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है, गड़बड़ कोई कर रहा है और खलनायक हम बनते चले जा रहे हैं। तो मुझको लगा कि मुझे खलनायकी पसंद नहीं है। अंतिम समय तक 7 फरवरी को भी शरद यादव जी, वशिष्ठ भाई, विजेंद्र बाबू और हम बैठे हुए थे। उस समय भी हम लोगों ने समझाने की कोशिश की। हमारे मुंह से तो यह भी निकल गया, चिंता मत करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है, बैठक में आप शामिल हो जाइए, आप नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन फिर भी तेवर वही। पूछा कैबिनेट की मीटिंग काहे को है? कहा गया असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए है। तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मैंने कहा कि आप लोगों ने फैसला कर लिया और असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। मुझको लगा क्या बुद्धि है, कहां तक बात बिगड़ गई है। थोड़ी थोड़ी दुविधा में तब तक हम थे, संभाले कि नहीं संभाले, छोड़ा है फिर लौटकर उस जगह पर जाएं या नहीं जाएं। लेकिन मेरी दुविधा उस समय खत्म हो गई और उसके बाद जो आगे का रास्ता हुआ, शरद यादव जी के नेतृत्व में जो तय किया पार्टी ने, मैंने उसको स्वीकार किया है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैंने मन से स्वीकार किया है और आगे फ्रंट से लड़ने के लिए हम आए हैं। मुश्किलें जितनी भी आएंगी, कठिनाइयां जैसी भी होंगी, रास्तों में चाहे जितनी रुकावटें पैदा की जाए, मैं सबका आपके सहयोग से मुकाबला करूंगा। बिहार का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। बिहार के लोग बिहार के बाहर रहते थे, अपमानित महसूस करते थे। हम लोगों ने अपने काम के जरिए लोगों के सहयोग से एक वातावरण बनाया कि बिहार के बाहर रहने वाला हर बिहारी अपमानित नहीं बल्कि शान महसूस करने लगा। हम इस शान में बट्टा नहीं लगने दे सकते। और एक बात का मुझको एहसास हुआ कि भाई इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। हमने तो सोचा मैंने त्याग किया है और लोगों ने कहा कि आपने गलत किया। मुझको अपने आप को समझाने में भी वक्त लगा। अंतिम दिन तक हम पतली गली से निकलना चाहते थे, इसलिए हमने कहा आ जाइए, हटाए नहीं जाइएगा। अब मैं क्या कहूं, लोगों ने बीच में ही कहा था मेरी मती मारी गई है। सरकार दे दिया था, पार्टी को और बिहार को डूबने नहीं दे सकते थे। और एक मन में बात और आई है, मैंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है, आज आप सब हमारे पार्टी के परिवार के सदस्य यहां इकट्ठा हुए हैं, राजनीतिक परिवार के। मैं आपके बीच में भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझसे गलती हुई, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूं, बिहार के लोगों से भी क्षमा मांगता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि जन जन तक मेरे इस भावना को पहुंचा दीजिए। और मैं आ गया हूं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है।
करेंगे मुकाबला हम लोग। दिल्ली में प्रचार तंत्र के सहारे बैठ गए, वायदों का क्या हो रहा है, कहां गए वायदे। और बिहार के लोगों का तो हाल विचित्र है। जब हमने पद छोड़ा, सरकार चल रही थी, जो भी गलती उनको दिखाई पड़ती थी उस पर निंदा करते थे, आलोचना करते थे। अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी थोपते थे। और जब पार्टी ने एक फैसला ले लिया तो उनको बड़ा तकलीफ हो गया, क्योंकि उनकी जो योजना थी वो फेल कर गई, गेम प्लान विफल हो गया। उनको लगता था कि ऐसे ही चलता रहे। अरे बैठ जाइए, खड़े क्यों? उनको लगता था कि ऐसे ही चलता रहे, गलतियां होती रहें, या उससे भी आगे बढ़कर हम गलतियां करवाते रहें और इसका ठीकरा मेरे ऊपर वो फोड़ते रहें और उसके बाद चुनाव के मैदान में वो बाजी मार ले जाए। यही कारण है जब हम लोगों ने फैसला लिया तो उनकी बोली पलट गई, अचानक बदल गए, परेशान हो गए। अब उनकी परेशानी इसी तरह से दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हमने तो बिहार में घूम घूम करके अपने साथियों को बताया था, इनके वायदों का क्या, ये तो सिर्फ चुनाव में अगर आप नारा लगाएंगे तो बात क्या सुनेंगे? सुनने आए हैं ना? हम तो ऐसे ही आप लोगों की नजर में जिंदाबाद है, कहने की क्या जरूरत है? ये नारा लगाइएगा तब होगा। आज मेरे जन्मदिन पर इतने लोगों ने बधाई दी, और जब लोग हमको बधाई देने लगते हैं तब हमको याद आता है कि आज ही सर्टिफिकेट के हिसाब से मेरा जन्मदिन। अरे अपने जन्मदिन की क्या चिंता करनी है? जितना दिन समय दिया है, एक एक पल का इस्तेमाल लोगों की खिदमत में करना चाहते हैं, बिहार के लोगों की सेवा में अपना समय बिताना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग का सिद्धांत है कि चुनाव में वायदे किए जाते हैं निभाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। हमने तो घूम घूम करके सुना दिया है इनके क्या क्या वायदे थे, काला धन पर क्या क्या भाषण हुआ, शरद जी ने उसका जिक्र किया। सब जगह हम ऑडियो टेप सुनाए हैं। चुनाव में क्या कह रहे थे, सुनना चाहते हैं? सुना दे फिर। अब उसमें और एक नया अध्याय जुड़ गया है। हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप नया अध्याय जुड़ा है। पूरे देश में घूम घूम करके भाषण दिया गया कि काला धन लाएंगे, लोगों को कितना पैसा मिलेगा, समय बचाने के लिए हम नहीं, ऑडियो टेप में सुनिए। ये बाबा रामदेव है, आजकल कहां है पता नहीं चल रहा है। श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज है, ध्यान से सुनिए। दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में जो था उसे लाने के लिए 100 दिन के अंदर ही सरकार करने के बाद कार्रवाई किया तो पैसा हिंदुस्तान की बैंकों में 100 दिन में आ जाएगा हिंदुस्तान में वापिस। 9 महीना बीत गया। आवाज पहचानने में दिक्कत नहीं ना है?
सुन लिए ना, 15-20 लाख हर गरीब आदमी को मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे। ये पैसे वापस आएंगे, उसमें जो 5% 10% अमाउंट जो ईमानदारी से देश को टैक्स देते और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं उनको तो टैक्स देने ज्यादा नहीं है, सैलरी वाले लोग नहीं कर जाता, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% में वापिस मिले। सुन लीजिए, हर गरीब को 15-20 लाख मिलेगा। इस सैलरी पर जीवित लोग हैं जिनका टैक्स मिल जाता है समय से, उन लोगों के बीच में जो पैसा आएगा उसका 5 से 10% बांट देंगे, यानी सब सरकारी नौकरी वाले लोगों को और दूसरे सैलरी वालों को पैसा मिल जाएगा। यह भी कहा गया था, ये हम पूरे बिहार में नहीं सुना है, अभी हाल में यह मिल गया हमको, तो वो भी इसमें जोड़ दिया। खाली गरीब को 15-20 लाख नहीं मिलेगा, वेतन भोगी लोगों के बीच में भी 5 से 10% काला धन का जो पैसा आएगा उसको बांट दिया जाएगा। अब समझे कि ये जितने लोग थे काहे उस समय पूरा आनंद में थे, मस्त थे। जिसको देखिए वो कह रहा है भाजपा को देंगे, कमल का बटन दबाएंगे। ये भी एक कारण था। सैलरी वाले लोग चुनाव के मौके पर जो ड्यूटी में लगा हुआ चुनाव कराने गया है, वो भी भीतर से मस्त था, मस्त था। तो अब बात समझ में आ गई कि उनको भी भरोसा था 5 से 10% उनको भी मिलेगा। अब समझ ले लो मिला कि नहीं मिला। अब ये 15 से 20 लाख रुपया देने की बात कही चुनाव के टाइम में, लेकिन बाद में क्या कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने? मन की बात कार्यक्रम जो रेडियो पर वो उस कार्यक्रम में आते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसमें सुन लीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली बार जो मैंने बातें की थी, उन बातों के बाद एक नया एहसास हुआ है। जहां तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी, भारत के गरीब का पैसा जो खा गया है तो पाई वाले खाए। लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है, आपको किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को पता था कि कितना धन बाहर है। अब बताइए, जब पता ही नहीं था तो चुनाव में कहे कैसे कि सबको 15-20 लाख मिल जाएगा, अब 5 से 10% सैलरी वालों को भी मिल जाएगा। और अन्य तरीके से अलग अलग आंकड़े बता दिए, 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है, जो भी है। अब समझ गए ना, यह है वायदों का हस्र। जनधन योजना अभी बजट में भी खूब चर्चा की गई है, 12.5 करोड़ का खाता खुल गया, लेकिन ज्यादातर खाता ऐसा है जिसमें कोई पैसा ही नहीं है। अरे भाई 15-20 लाख रुपया देने में तो देर लगती, समय लगता, कम से कम बोहनी भी तो कर देते, 10-15 हजार रुपया भी तो सब गरीब के बैंक में जमा कर देते, अकाउंट में जमा कर देते। लेकिन ये सब करने के बजाय अब क्या बोल रहे हैं? अब भारत कानून, ये अब एक मिनट रुको। अब इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो चुनाव के टाइम में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने तो कहा कि 100 दिन में सब काम हो जाएगा, विदेश के बैंक से देश में चला देगा, और सब उसके बाद 15-20 लाख देना आसान हो जाएगा, 5 से 10% सैलरी वालों को देना आसान हो जाएगा। कहने का मतलब यही था। लेकिन अब इनके पार्टी के इन दिनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जब पूछा गया तो अब सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये जुमला है। 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता तो सबको मालूम है। एक भाषण देने का एक तरीका है जुमला।
आश्वासन देने का तरीका है, जुमला है। जनता तो झांसे में आ गई, कह रहे सबको पता था। अरे सबके मन में लड्डू फूट रहा था कि एक बार दबा दो कमल का बटन, 15 से 20 लाख रुपया पा लो। अब ढूंढ रहा है, लोग अब ढूंढ रहे हैं। अब इसको रोकने के लिए कानून की बात कर रहे हैं। चुनाव के टाइम में कहते थे पहुंचा देंगे, मिल जाएगा, और अब भविष्य की बात कर रहे हैं कि कानून बना देंगे, उसको सजा दिला देंगे, जरूर दीजिए। लेकिन जो वादा किया था उसको जुमला कह के निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद आपके जितने वायदे हैं उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो इसी तरह से बिहार का चुनाव आवेगा, न जाने क्या क्या वायदे करेंगे। और चुनाव के समय इन्होंने किसानों के बारे में कहा कि न्याय करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.5 गुना, क्षमा करिएगा, लागत मूल्य का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। 1.5 गुना लागत खर्च के ऊपर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे। लेकिन मुश्किल से इस साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3% की वृद्धि की गई। पिछले के वर्षों में जितनी वृद्धि होती रही है उससे भी कम। और इसके साथ ही जो राज्य बोनस देते थे उनको हतोत्साहित करने के लिए फरमान जारी किया गया। तो किसान की भलाई कर रहे हैं। और अभी कानून आ गया, भूमि अधिग्रहण के लिए अध्यादेश आ गया। ये काला कानून, संसद की बैठक का भी इंतजार नहीं किया, अध्यादेश ला दिया। 2013 में कानून बना, संशोधन हुआ और मुआवजे को बढ़ाया गया। बहुत वो प्रगतिशील कानून बना 2013 में, सब दल का समर्थन मिला, 2 साल तक उस पर चर्चा हुई। और जब कानून बन गया था तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये हमारा कानून है, हमारा श्रेय है। और सरकार में आने के बाद तुरंत उस कानून को बदलने के लिए अध्यादेश ला दिया। और ये किसानों के साथ अन्याय होगा। कानून में प्रावधान किया गया था कि जब तक 80% किसानों की सहमति नहीं होगी तब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। जमीन का मुआवजा तो दिया ही जाएगा, सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाएगा। और जो लोग जमीन पर निर्भर हैं, मुआवजा सिर्फ उनको नहीं जिनकी जमीन है मिलेगी, बल्कि उनको भी मिलेगा जो उस जमीन पर मजदूरी करते हैं। ये सब बदल दिया, छीन लिया। अब निजी कॉरपोरेट घरानों के लिए, कल कारखानों के लिए, निजी संस्थानों के निर्माण के लिए, सबके लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। न किसान के सहमति की जरूरत है, न सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करके लोगों को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा। और यही नहीं, 13 के कानून में था कि अगर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा और 5 साल तक अगर जिस काम के लिए अधिग्रहण हुआ है वो काम शुरू नहीं होगा तो जमीन वापस किसान को लौटा दी जाएगी। उसको भी समाप्त कर दिया। वोट लिया किसानों से और सरकार में आने के बाद किसानों के हित को भूल गए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे को भूल गए और अब तो उनकी जमीन को जबरन ले लेने का अध्यादेश उन्होंने बना दिया। अब सहमति की कोई जरूरत नहीं, जब चाहें, जिस काम के लिए चाहें, क्योंकि जितने कामों के लिए छूट दिया गया अध्यादेश में उसके बाद शायद ही कोई काम बचेगा। तो ये काला कानून है, इसका विरोध हो रहा। हमने अपने प्रमुख साथियों को
इस अध्यादेश के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बतला दिया। हमारे किसान प्रकोष्ठ के जो लोग हैं और पार्टी के साथी भी, उनसे मैं अपील कर। और अब देखते हैं इस वक्त